हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे सारे, क्योंकि आज से हम लोग हमारा मॉड्यूल 2 जो कि है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के ऊपर वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने मॉड्यूल 1 के सारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो चेकआउट कर लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन का मॉड्यूल 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई साइड मैनेजमेंट यानी एसएसएम। सप्लाई साइड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज आती है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आती है, ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर के लॉस रिडक्शन आते हैं, ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन आते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आते हैं, और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ये सारी चीजें हम लोग सप्लाई साइड मैनेजमेंट यानी कि एसएसएम में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया उसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। इसमें देखिए जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे जाने से पहले हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम एक बार चेकआउट कर लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, जो भी जनरल सिंगल लाइन डायग्राम होता है। देखिए आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिख ही रहा होगा एक सिंगल लाइन डायग्राम ना, जिसमें आप लोगों का जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन से देखिए, जनरेटिंग स्टेशन से आप लोगों का हाँ जनरेशन हो रहा है, जो कि हो रहा है 11 केवी तक का, है ना। 11 केवी का जनरेशन होता है ऑलवेज, ये चीज ध्यान रखना। 11 केवी के बाद हम उसे स्टेप अप करते हैं अप टू 132 केवी या फिर अप टू 220 केवी या फिर अप टू 400 केवी, उसे स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जो कि कहलाया जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, है ना। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद जो 132 केवी है उसको हम लोग 33 केवी तक स्टेप डाउन करते हैं, या फिर 220 केवी है उसको हम लोग 66 केवी तक क्या करते हैं, हम लोग वहां से स्टेप डाउन करते हैं, है ना। स्टेप डाउन करने के बाद हम लोग उसे रिसीविंग स्टेशन पे क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। तो रिसीविंग स्टेशन से लेके आपका सब स्टेशन का तक जो सफर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सब स्टेशन में क्या होता है, जो 33 केवी का जो वोल्टेज है उसे और स्टेप डाउन किया जाता है अप टू 11 केवी, है ना। और 11 केवी जो है वहां से आप लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या फिर वो जो 11 केवी है वो हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को दिया जाता है, ओके। और वहां से जो 11 केवी का जो सप्लाई आ रहा है उसको फर्दर आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 415 वोल्टेज तक स्टेप डाउन किया जाता है, और वहां से हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंज्यूमर तक, यानी कि आपके घर तक आपको पावर मिलती है। तो ये पूरा सिंगल लाइन डायग्राम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, ओके। तो ये हमने सिंगल लाइन डायग्राम तो पढ़ लिया। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर क्या क्या क्लासिफाइड होता है या फिर क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो देखिए सबसे पहला पावर जनरेशन सिस्टम। यहाँ पे हम लोग 6 चीज, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 6 चीज लिखने वाला हूँ। 6 चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, और हर एक चीज हम लोग एक एक करके आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है पावर जनरेशन सिस्टम, दूसरा इसमें आता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, थर्ड आता है यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फोर्थ आता है अर्थिंग सिस्टम, फिफ्थ आता है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और सिक्स्थ आता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। ये 6 चीज आप लोगों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर आती है या फिर इसे क्लासिफाई किया जाता है ना। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पावर जनरेशन सिस्टम। तो मैंने आप लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम क्यों पढ़ाया, सिंगल लाइन डायग्राम इसीलिए पढ़ाया कि आपको पता चले कि जनरेशन कितना है, ट्रांसमिशन कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो पावर जनरेशन सिस्टम में आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले क्या क्या इन्वॉल्व करता है। तो पावर जनरेशन सिस्टम आप लोगों का जनरेटर, टरबाइन, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, है ना, जनरेटर सबस्टेशन, ये सारी चीजें आप लोगों की पावर जनरेशन सिस्टम क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। अभी क्या है, पावर जनरेट हमारा किस वोल्टेज पे हो रहा है, तो जैसा कि अपने ने सिंगल लाइन डायग्राम में देखा 11 केवी, है ना। 11 केवी में आपका क्या हो रहा है, पावर को जनरेट किया जा रहा है,
ठीक है, 32, 22 और 11 केवी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो ये पूरा पावर जनरेशन सिस्टम है, आप लोगों का किस तरीके से पावर जनरेट होता है ना। ये पूरा आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि क्या क्या चीज पावर जनरेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। तो मैंने जैसा यहाँ पे बताया, जनरेटर, टरबाइन, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और जनरेटर, सबस्टेशन, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों की पावर जनरेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट था हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर को ट्रांसमिट करना, है ना, पावर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप समझ सकते हैं कि स्टेप अप क्यों किया जाता है पावर को, क्योंकि ट्रांसमिशन के दौरान कुछ ट्रांसमिशन लॉसेस भी होते हैं, तो उसको क्या करने के लिए, एक तरीके से सर्वर करने के लिए, है ना, कि ट्रांसमिशन के दौरान कोई लॉसेस हो जाता है फिर भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे प्रॉपर वोल्टेज मिलते रहे, इसीलिए हम लोग उसे क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप कितना किया जाता है, अप टू 220 केवी या फिर अप टू 110 केवी या फिर 66 केवी लेवल तक उसे स्टेप अप किया जाता है ना। और पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या क्या चीज इन्वॉल्व करता है, तो देखो, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और अदर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इंसुलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, ये सारी चीजें क्या करता है, हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट करता है या फिर इन्वॉल्व करता है। ये देखिए पूरा आप लोगों का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की है, जहां पे आप लोगों का ब्लू लाइन में जो बताया गया है, ये ब्लू लाइन आप लोगों का ट्रांसमिशन तक का है। ठीक है, ये आप लोगों को खाली एक तरीके से ध्यान रहे इसलिए मैंने यहाँ पे एक फिगर डाल दिया। तो ये हो गया हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। थर्ड वन था हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंज्यूमर को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना कितने वोल्टेज लेवल तक करी जाती है, 33 केवी या फिर 22 केवी या फिर 11 केवी, है ना, या फिर 415 वोल्टेज। 11 केवी कहां पे काम आती है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, और 450 हमारे जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे काम आती है, क्योंकि हमने सिंगल लाइन डायग्राम देख लिया है। ओके, अब क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीज बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, बस। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि पोल्स हो गया आप लोगों का, है ना, फिर इंसुलेटर हो गए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन साइड के सर्किट ब्रेकर हो गए, ये सारी चीजें भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आती है। मेनली क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोगों की 3 वायर या 4 वायर सिस्टम की बनी हुई होती है। आपको एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतना तो पता ही होना चाहिए, और आप लोगों को पता भी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर आप लोगों की डाल दी है, जहां पे आप लोगों का सेकेंडरी ट्रांसमिशन दिख रहा है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद आप लोगों का 11 केवी यहाँ पे देखिए स्टेप डाउन करके आप लोगों का 132 और 66 केवी, और फिर 3 फेज 3 वायर सिस्टम, और कंज्यूमर को दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को। अगर वहां पे जरूरत नहीं है तो उसे वापस से स्टेप डाउन किया जाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, ताकि हम लोग हमारे जो हाउस होल्ड है उसमें हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये पूरा एक डायग्राम था जो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। ठीक, चलिए, ये तो तीसरी सिस्टम हो गई। सबसे पहली सिस्टम हमने क्या करी, जनरेशन सिस्टम, सेकंड करी ट्रांसमिशन सिस्टम, थर्ड करी हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब चौथी जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसमें आती है अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं, तो अर्थिंग सिस्टम में क्या क्या आता है। एक तो कोई भी मान लीजिए कि सिस्टम में आपका कोई मेटालिक पार्ट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कोई भी नया इंस्टॉलेशन किया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसीलिए हम उससे क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग देने का मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है कि जो भी आप लोगों का लीकेज करंट रहता है, वो लीकेज करंट के कारण आप लोगों की जान का खतरा बन सकता है, आप लोग डेंजर में आ सकते हैं। तो वो डेंजर को कम करने के लिए वो लीकेज करंट को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, है ना। ये चीज आप लोगों के अर्थिंग सिस्टम में हम आती है। हमारे पास टोटल 5 टाइप के क्या है, अर्थिंग है, तो 4 टाइप के कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला है प्लेट अर्थिंग, दूसरा है रॉड अर्थिंग, तीसरा है पाइप अर्थिंग, चौथा है वायर अर्थिंग, और पांचवा है इक्विपमेंट अर्थिंग। मैं क्यों 4 कह रहा हूँ कि जो पाइप अर्थिंग और वायर अर्थिंग है, सॉरी, ये जो रॉड अर्थिंग और पाइप अर्थिंग है, ये दोनों एक ही है, ठीक है।
इसलिए मैंने आपको मेनली 4 टाइप का है, तो सब एक एक करके हम लोग ये टाइप जो है वो देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, इसको हम लोग ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे, क्योंकि अर्थिंग जो है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा। एक एक करके हम लोग सारी अर्थिंग देख लेते हैं, और फिगर के द्वारा मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि अर्थिंग क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला अर्थिंग है आप लोगों की प्लेट अर्थिंग। देखिए, यहाँ पे फिगर में आप लोगों को सिंपल दिख रहा होगा प्लेट अर्थिंग। इसमें क्या होता है, प्लेट अर्थिंग में आप लोग क्या करते हैं, 30x30 का आप एक क्या करते हैं, एक कास्ट आयरन का कवर होता है, वो कवर ढकने के लिए जो हम लोग खड्डा बनाते हैं, वो खड्डा ढकने के लिए हम लोग बनाते हैं। और जो सिमिलर हमारी प्लेट होती है ना, प्लेट किसकी होती है बनी, कॉपर। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 60x60 सेंटीमीटर की आप लोगों की कॉपर प्लेट है, जिसकी थिकनेस कितनी है, 15 सेंटीमीटर थिक है। और ये पूरा खड्डा है, खड्डा दे रखा है आपको 19x90 का। एक आप लोगों को नीचे जमीन में आप लोगों को एक खड्डा बनाना रहता है, और वहां पे आप लोगों की एक जीआई पाइप, यहाँ पे आप लोगों की जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जो कि आप लोगों की डाली जाती है। वो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप जो है वो ऊपर कवर होती है वायर मैश के साथ। यहाँ पे आप लोगों का वायर मैश होता है ना, फनेल जो होती है उसमें वायर को गोल गोल करके उसमें डाला जाता है। ओके, तो ये सिंपल सी एक अरेंजमेंट है। टोटल खड्डा आप लोगों के कितने मीटर का बनता है, लगभग लगभग 2 मीटर, 2 मीटर का खड्डा आप लोगों को यहाँ पे बनाना होता है, या फिर 1.5 मीटर का, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप लोगों को दिख रहा है 1.5 मीटर का खड्डा। और स्क्वायर कितना, 90x90x90 का स्क्वायर। ठीक है, इतना ये चीज आप लोगों को, बस इतना ही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये होती है आप लोगों की प्लेट अर्थिंग। सिंपली हम लोग जहां पे आप लोगों का लोड जो है, घर का लोड या फिर इंडस्ट्रियल लोड हैवी होता है, वहां पे प्लेट अर्थिंग की जाती है मेनली। ठीक, नहीं तो नॉर्मली घर में क्या होता है, आप लोगों की पाइप अर्थिंग या रॉड अर्थिंग करी जाती है ना, या फिर सिंपली अभी तो घर में आप लोग वायर अर्थिंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग के बाद आता है रॉड अर्थिंग। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को रॉड अर्थिंग दिखा हुआ है। रॉड अर्थिंग में क्या होता है, एक्सटर्नली रॉड को अर्थ किया जाता है, और वो रॉड आप लोगों की काय की बनी हुई होती है, या तो आप कॉपर की रॉड ला सकते हैं, या फिर आप एल्यूमिनियम की रॉड भी ला सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, 450x450 का इंस्पेक्शन चैम्बर बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल से वो आप लोगों का एक रॉड जो है वो अर्थ किया जाता है, और यहाँ पे अल्टरनेट लेयर आप लोगों की चारकोल की या और सॉल्ट की रखी जाती है ना। सिंपली आप लोग ये चीज भी आप लोग पाइप अर्थिंग में भी करते हैं। ये तो रॉड अर्थिंग क्यों कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे पाइप के बजाय रॉड लगी हुई होती है, कॉपर की रॉड होती है ना, इसीलिए उसको रॉड अर्थिंग कहते हैं, सिंपल। लेकिन होती है पाइप अर्थिंग जैसी ही है। ठीक है, चलिए, आप लोगों को स्केल तो आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा है कि 2500 mm का खड्डा बनाया हुआ है लंबाई में, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को दिख ही रही है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रॉड अर्थिंग के बाद आता है हमारा पाइप अर्थिंग। देखिए ना, सिमिलर पाइप अर्थिंग और रॉड अर्थिंग दोनों सिमिलर है। ओके, जिसके अंदर पाइप अर्थिंग में क्या होता है, आप लोगों की जीआई पाइप होती है, सिंपल। वहां पे क्या था, कॉपर की रॉड थी, यहाँ पे जीआई की पाइप है। ओके, जीआई पाइप आप लोगों की जमीन के अंदर होती है। जमीन के अंदर आप लोगों की सॉल्ट और चारकोल की 1x1 लेयर होती है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर या फिर कितने मीटर, 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर तक भी आप लोग इसे खड्डा करके अपने अर्थिंग कर सकते हैं। मेनली पाइप अर्थिंग आप लोगों के नॉर्मल जहां पे आप लोगों का घर रेजिडेंशियल एरिया होता है, वहां पे नॉर्मली पाइप अर्थिंग या फिर रॉड अर्थिंग या फिर वायर अर्थिंग करी जाती है, सिंपल। तो ये पूरा पाइप अर्थिंग का आपका स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को पाइप अर्थिंग आप लोगों का होता है। पाइप अर्थिंग के बाद आप लोगों का आता है वायर अर्थिंग। देखिए, वायर अर्थिंग में क्या होता है, जो आप लोगों का अर्थ वाला पाइप वायर होता है, वो अर्थ वाला कंडक्टर आप लोगों के अर्थ इलेक्ट्रोड या फिर अर्थ प्लेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ओके, और यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को इस तरीके से करने चाहिए, है ना। सिंपल, ये आप लोगों का होता है वायर अर्थिंग।
कुछ नहीं होता, जो भी आप लोगों का अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर या फिर अर्थ कंडक्टर होता है, जो आप लोगों का मेन बोर्ड से या फिर बाहर आप लोगों के एमसीबी बॉक्स से आता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग अर्थ प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल। ये भी आप लोगों को 2 मीटर, आपके अंडरग्राउंड 2 मीटर आप लोग कर सकते हैं। ओके, पांचवा है हमारा इक्विपमेंट अर्थिंग। तो इक्विपमेंट अर्थिंग क्यों किया जाता है ना, क्योंकि देखिए इक्विपमेंट अर्थिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको शॉक लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी लीकेज करंट आप लोगों का बढ़ता है तो वो लीकेज करंट जमीन में ना जाते हुए हमारे शरीर के थ्रू जमीन को कनेक्ट होता है। इसी वजह से आप लोगों को क्या कर सकती है, जो करंट है वो आप लोगों के शरीर से पास होगा और आप लोगों को करंट लग सकता है और वो जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए हर एक इक्विपमेंट को पर्सनली खुद की एक अर्थिंग करनी जरूरी हो जाती है। जहां पे आप लोगों का इंडस्ट्री आ जाती है, वहां पे आप लोगों की इक्विपमेंट अर्थिंग कंपलसरी हो जाती है। ओके, तो ये आप लोगों की सारी अर्थिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अर्थिंग के बाद जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो है हमारी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, है ना। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जनरेट तो कर देते हैं, लेकिन उसका प्रॉपरली यूज करना, है ना, हमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपरली यूज हो सके इसलिए हमें कुछ स्टोरेज सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो होती है वो हमारी 5 टाइप में डिवाइड होती है। ऐसे तो देखा जाए तो सबसे पहला आप लोगों का थर्मल एनर्जी स्टोरेज में क्या होती है, स्टोरेज होती है। फिर इलेक्ट्रिकल स्टोरेज करी जा सकती है, केमिकल स्टोरेज की जा सकती है, मैकेनिकली एनर्जी स्टोर भी की जा सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से भी आप लोगों का एनर्जी स्टोरेज किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को एक मैं चार्ट बनाऊंगा जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का एक चार्ट है। तो आप लोग इनडायरेक्ट तरीके से भी स्टोरेज कर सकते हैं एनर्जी का, और डायरेक्ट तरीके से भी। जो मैंने आपको अभी 5 टाइप बताए वो आप लोगों के 5 मेन टाइप्स है ना। लेकिन उसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि एनर्जी स्टोरेज है तो उसको इनडायरेक्ट स्टोरेज और डायरेक्ट स्टोरेज के तौर पे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्टोरेज की। तो इनडायरेक्ट स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है, उसको फर्दर हम लोग क्या किस चीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो आर्टिफिशियल रिजर्वियर, यानी कि हमने बनाया हुआ रिजर्वियर, और दूसरा है नेचुरल रिजर्वियर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रिजर्वियर की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल रिजर्वियर में क्या होता है, हमने क्या बनाया, बैटरीज बनाई, हमने फ्लाई व्हील्स बनाए, ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल रिजर्वियर है ना। इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट क्या है, नेचुरल रिजर्वियर। तो नेचुरल रिजर्वियर में क्या क्या आ सकता है, तो देखिए नेचुरल रिजर्वियर में आप लोगों की हीट, आप लोग हीट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन के फॉर्म में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई पूरे हमारे इनडायरेक्ट तरीके की। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट तरीका, यानी कि डायरेक्ट स्टोरेज किस तरीके से की जाती है। तो डायरेक्ट स्टोरेज को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा मैग्नेटिकल, है ना, और मैग्नेटिकल को आगे हम लोग किस तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, SMES, यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, वो मैग्नेटिक स्टोरेज में हम लोग एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सिंपल। और दूसरा डायरेक्ट स्टोरेज का तरीका है हमारा इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल को हम लोग किस तरीके से सेव करते हैं, सुपर कैपेसिटर का यूज करके। तो ये कुछ हमारा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एज ए एक टिपिकल एनर्जी फॉर्म में, टिपिकल फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, सिंपल, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये, आप लोग इजीली इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बाद हमारा जो छठा हमारा सिस्टम है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम भी आप लोग पढ़ चुके हैं,
आप लोगों ने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा था तो वहां पे आप लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ जो भी आप लोगों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है वो सिस्टम आप लोगों की मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फिगर के तौर पे बता के समझाऊंगा, इसको डायरेक्ट हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो मोस्ट कॉमनली जो वायरिंग सिस्टम होती है वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए यूज होती है। टाइप क्या क्या है? तो सबसे पहला टाइप है क्लिट वायरिंग सिस्टम, दूसरा टाइप है वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम, थर्ड टाइप है कंडिट वायरिंग सिस्टम या फिर पाइप वायरिंग सिस्टम। ओके, फिफ्थ है बैटन वायरिंग सिस्टम और लास्ट है कंसील्ड वायरिंग सिस्टम। तो एक एक करके वायरिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है वो मोस्ट कॉमनली पहले यूज होता था क्लिट वायरिंग सिस्टम। अभी हम लोग कंडिट वायरिंग सिस्टम या फिर कंसील्ड कंडिट वायरिंग सिस्टम, ये दो वायरिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है क्लिट वायरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को फिगर में दिख ही रहा होगा कि आप लोगों का क्लिट वायरिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप लोगों का बेस जो होता है उस बेस को हम लोग ग्रूव की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जैसे फिगर में आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, दो जो हमारे बेस होते हैं या फिर दो जो हमारे वायरिंग होती है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है 4.5 टू 15 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो क्लिट वायरिंग है ना, यहाँ पे या तो फिर ये वुडन की बनी हुई होती है या फिर पोर्सेलिन की क्लिट बनी हुई होती है, दो क्लिट बनी हुई होती है। ओके, यहाँ पे आप लोगों का जो गैप है, इस गैप के अंदर आप लोगों के वायर जो है वो रन करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोगों को फिगर में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो ये तो बात हो गई क्लिट वायरिंग सिस्टम की। अब बात आती है वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग की सिस्टम की। तो इसमें कैसा होता है, देखिए आप लोगों के कैसिंग तो होती है यहाँ पे जैसा आपको फिगर में दिख रहा है ना। सिंपल जो हमारा क्लिट वायरिंग था उसमें केसिंग तो होती है, लेकिन पूरे केसिंग के दौरान ऊपर हम लोग कैपिंग करते हैं ताकि जो अंदर का जो कंडित है वो हमें दिखे नहीं, तो उसके लिए हम लोग कैपिंग यूज करते हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है पूरा फिगर में, पूरा वायर जो है वो यहाँ पे अंदर वुडन के केसिंग के अंदर है और उसके ऊपर हमने कैपिंग करी हुई है, कैप करी हुई, ताकि हमें जो कंडिट है, जो कंडक्टर है वो हमें दिखे नहीं। ओके, तो ये हो गई वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम की बात। अभी हम लोग ये जो केसिंग वायरिंग है ये हम लोग यूज नहीं करते। मोस्ट ऑफ हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइप वायरिंग सिस्टम या फिर कंसील्ड वायरिंग सिस्टम, दो वायरिंग सिस्टम। अभी तो मोस्ट ऑफ लोग कंसील्ड वायरिंग सिस्टम ही यूज करते हैं, कंडिट वायरिंग सिस्टम भी बंद हो गई है, लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे हम लोग कंडिट वायरिंग सिस्टम भी करते हैं। कंडिट और या फिर पाइप वायरिंग सिस्टम। तो कंडिट वायरिंग सिस्टम में क्या होता है कि पाइप जो होते हैं, देखिए आपको जैसा फिगर में दिख रहा है यहाँ पे पाइप जो है वो माउंट किए गए हैं दीवार के ऊपर, है ना। और ये जो पाइप है इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। okay? इस चीज का डिसएडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज क्या है, एक तो मान लो कि आप लोगों ने ब्लैक कलर का पाइप अगर यूज किया है तो वो दीवार पे अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है। और ये जो पाइप होते हैं वो आप लोगों के सिंपल पीवीसी वाले पाइप होते हैं, तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो भी क्या है, कम होती है। ओके, तो बाहर से आप लोगों का एनवायरनमेंट भी उसे इफेक्ट कर सकता है, कुछ मान लीजिए मैकेनिकल डैमेज हुआ तो वो भी इफेक्ट करेगा। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा डिसएडवांटेज के साथ आता है कंडिट वायरिंग और पाइप वायरिंग सिस्टम, इसीलिए हम लोग कंडिट या पाइप वायरिंग सिस्टम को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक, चलिए कंडिट वायरिंग सिस्टम के बाद आता है आप लोगों का बैटन वायरिंग सिस्टम। तो देखिए बैटन वायरिंग सिस्टम में क्या होता है कि वुडन की प्लेट जो होती है वो आप लोगों की दीवार के ऊपर माउंट की जाती है, और ये जो वुडन की प्लेट होती है इसी के अंदर आप लोगों का इलेक्ट्रिक वायर को जो है वो हम लोग यूजिंग द कैपिंग पिंस हम लोग क्या करते हैं, कैरी करवाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग, पीछे क्या है, आप लोगों की वुडन प्लेट जो है उसको माउंट किया गया है ना। और उसको उसके अंदर आप लोगों के वायर तो जा रहे हैं और उसे हम लोग क्लिप से क्या कर रहे हैं, उसे प्लेस कर रहे हैं इन दी
वुडन प्लेट्स, ठीक, और ये भी पूरा ओपन रहता है, पूरा ओपन रहता है। तो इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप लोगों की मॉइस्चराइज एयर अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट में आती है करंट कैरिंग कंडक्टर्स के, तो हमें क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि हमें वहां अगर लीकेज करंट बढ़ जाए तो हमें क्या लगेगा, शॉक लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। ओके, इसीलिए हम लोग अभी बैटन वायरिंग सिस्टम भी यूज नहीं करते। और सबसे लास्ट जो है वो है कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग सिस्टम। इसे कहते हैं कंसील्ड वायरिंग सिस्टम या फिर कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग सिस्टम। ये सबसे सबसे सेफ है और सबसे हार्ड भी कह सकते हैं। सेफ कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों का पूरा का पूरा कंडक्ट होता है, तो वो क्या होता है, दीवार के अंदर कंसील्ड होता है ना। आप क्या करते हैं, सिंपल एक पाइप जो है आप लोग यहाँ पे पाइप क्या करते हैं, लगाते हैं जब दीवार के अंदर, और उसके थ्रू आप हमारा अपना खुद का वायरिंग करते हैं। तो ये सबसे सेफ भी है, लेकिन सबसे हार्ड भी है। क्यों हार्ड है? क्योंकि वो जो पाइप हमने अंदर कंसीडर किया हुआ है, उस पाइप के अंदर वायरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए ये सबसे हार्ड भी है इसकी वायरिंग करना। ओके, तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि आपकी कोई सर्किट या फिर कोई वायर अंदर से कुछ डैमेज हो गया है ना, तो आपको वो बाहर तो दिखेगा नहीं, कंसील्ड है इसीलिए। और अगर बाहर नहीं दिखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा वायर आप लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। और रिप्लेस करते वक्त क्या हो सकता है कि वो वायर जो है वो कॉस्टली भी आपको पड़ सकता है। ओके, तो ये उसकी एक मेन डिसएडवांटेज है। तो आज हमने पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया है ना। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमने सिंगल लाइन डायग्राम देख लिया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम सारे कवर कर दिए, और अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ जनरल जनरल रिव्यू है कंपोनेंट्स के, वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। okay? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट के ट्रांसफार्मर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो टॉपिक नंबर 2 जो है वो आई थिंक इसके बाद वाले लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो तब तक आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।